मुल्तान सुल्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने एंड में जो मिस्टेक्स की हैं, ये मैच जीत जाते हैं मुल्तान जी। जहाँ पर आप देखें उसामा 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के, अब आपको ज़रूरत क्या है कि तीसरा छक्का मारे। अब देखिए ना, यहाँ इनएक्सपीरियंस कहें या यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, क्या कहें, सामने जो है वो एक टॉप क्लास फिनिशर मौजूद है। उसके बाद 2 टीम्स ये नेक्स्ट ईयर से अगर बढ़ा दें, जैसा कि सियालकोट कितना बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट का, सबसे ज़्यादा चैंपियन रहा है। एक तो ये अनबिलीवेबल है कि वो उसके नाम की टीम ही नहीं है अब तक, इतने सालों से PSL हो रहा है। दूसरा फैसलाबाद को ये इन कर सकते हैं, ये 2 बड़े नाम हैं, तो देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL ओनली ऑन हम न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, ऑल अक्रॉस योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वी आर देयर। और आज हम सेकेंड एपिसोड पे हैं और आज एक बड़ा ही एक्साइटिंग मैच हुआ है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान, जो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ मैच था। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, हमारे और आपके सबके जाने पहचाने तारिक भाई, और तारिक भाई से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ है क्या, द बिग न्यूज़ इज कि पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को नबेड़ दिया जी, खत्म कर दिया पूरी टीम को। और बड़ी आसानी से तो नहीं, लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच होते होते पेशावर ज़ल्मी ने, जो कि सबसे बॉटम पे है इस वक्त स्कोर कार्ड के हिसाब से, सबसे बॉटम पे थी पहले, सबसे टॉप की टीम को जो कि है मुल्तान सुल्तान, उसको शिकस्त दी। एक बड़ा टोटल दिया था, बड़ा चेस दिया था मुल्तान सुल्तान को पेशावर ज़ल्मी ने, और वो भी एक एक्साइटिंग इनिंग्स थी। बैटिंग पे भी बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन सबसे पहले अगर हम स्कोर कार्ड पे या पॉइंट्स टेबल पे बल्कि नजर डालें तो कुछ माजरा ऐसा है कि मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप, देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज नंबर 2, और उसके बाद फिर आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड देन इट्स नाउ पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, एंड देन इट्स लाहौर कलंदर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाहौर कलंदर्स अपने तीनों मैच हार चुकी है, हार की हैट्रिक कर चुकी है, और पिछले साल के वो डिफेंडिंग चैंपियन है। बट इस दफा कुछ हालात सही नहीं चल रहे। देखना होगा कि आगे के मैचेस में किस तरीके से लाहौर कलंदर्स परफॉर्म करती है, कम बैक करती है। उम्मीदें बहुत हैं, प्लेयर्स पूरे हैं। हम चलेंगे तारिक भाई की तरफ और इस मैच का एनालिसिस लेंगे, कुछ हाल अहवाल पूछेंगे। बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तारिक भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का और अपना हमारे अभी जो हमने देखा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में फिनिश किया था कि ये हो सकता है और जो बॉटम की टीम है वो टॉप टीम को हरा सकती है, क्योंकि टीम जो है वो इक्वली बैलेंस साइड्स हैं सारी, तकरीबन एक आध टीम को छोड़कर। क्योंकि ज़ल्मीज़ के पास भी जो प्लेयर्स मैं कहूँगा मैच विनर्स, परफॉर्मर्स, वो काफ़ी हद तक मौजूद हैं। क्योंकि उनका एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था अब तक, लेकिन इस मैच से मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला होगा। उन्होंने एक टॉप टीम को हराया है और वो देखकर भी मैच बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लैप्सेस हुए मैच में, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी आई और बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई, थोड़ी सी बैड परफॉर्मेंसेस भी आई, लेकिन ऑल इन ऑल जो है एक अच्छा मैच देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि जितने भी तमाशाई हैं, जो फैंस हैं, ज़ल्मीज़ के फैंस हैं, उनको एक होप मिली कि वो टूर्नामेंट में जो है वो अलाइव हुए हैं इस मैच को जीतकर। अच्छा, मैन ऑफ द मैच, अगेन जो मैन ऑफ द मैच का टाइटल गया वो इस दफा चला गया लूक वुड को, पेशावर ज़ल्मी के लूक वुड। शायद इकोनॉमी के हिसाब से, हालांकि हम जब मैच देख रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आरिफ याकूब को ये मैन ऑफ द मैच जाएगा, और इससे पहले जो हमने मैच देखा उसमें भी हम सारी प्रेडिक्शंस ही कह रही थी कि ये अबरार को मिलना चाहिए। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि उस मैच का जो हुआ था पिछला मैच, इससे पिछला मैच, उसमें अबरार की जगह रायली रूसो को कैसे मिल गया। आई एम अनेबल, थोड़ी इस पे आपकी बताइए, थोड़ी रोशनी डालिए इसके ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए ज़ाहिर है एक जूरी होती है, मैन ऑफ द मैच जूरी बैठी होती है। वो सारी टेक्निकल और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर मैन ऑफ द मैच जो है वो अनाउंस करती है, डिसाइड करती है। आज का जो मैन ऑफ द मैच है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो नहीं मैं कहूँगा। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। इकॉनमी रेट अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 14 रन दिए सिर्फ, और डेप्थ में ओवर भी किया है। एक ओवर जो है वो सेकंड लास्ट ओवर भी किया है, उसमें भी उन्होंने रन्स नहीं खाए। और जो कल का मैन ऑफ द मैच है जो रोसो वाला, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो मैं समझता हूँ कि अनजस्ट था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 36 रन की आई थिंक इनिंग्स खेली उन्होंने, 34 रन की, और 3 विकेट्स थी उनके अगेंस्ट में। जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अबरार, और उन्होंने वो मैच को टर्न भी किया था अपनी बॉलिंग से फर्स्ट इनिंग में। तो बहरहाल ये जूरी को जाता है जो भी क्रेडिट है। अगर वो
अच्छा डिसीजन देते हैं तो भी उनको जाएगा, और अगर थोड़ा डिसीजन जो है वो उसमें अगर झोल होगा तो वो उसके जिम्मेदार भी वो है। कुछ चीज़ें हैं जो सराउंड कर रही हैं इस पीएसएल को, काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन तारिक भाई एक चीज़ है जो बहुत तंग कर रही है, हॉकाई डीआरएस सिस्टम। वो इस पीएसएल को, क्योंकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर के मैच में देखा किस तरह एक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच शायद हाथ में आ सकता था और उस वक्त वो आउट ना देना, और जो बॉल लग रही थी कि स्ट्रेट जा रही है उसको एक टर्न दे दिया। और कुछ खबरें ये भी हैं कि हॉकाई जो मैनेज कर रही है टेक्नोलॉजी, उसने पीसीबी से अपॉलॉजी भी की है। सो दैट रेजेस बिग क्वेश्चन मार्क्स। डीआरएस का अब क्या होगा आगे? तो मैचेस और इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं। प्लेऑफ्स के अंदर क्या रिव्यूज का फायदा भी है, क्योंकि अंपायर जो है ना वो कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखने में आया जैसा कि आपने कहा। हॉकाई ने अगर कल सॉरी कर भी लिया, लेकिन आज का भी एक डिसीजन मैं कहूँगा वो तकरीबन उसी तरह का था, और जिसमें जिसमें एम्पायर ने जो है वो आउट दिया था, लेकिन वो नॉट आउट करार दिए गए। उसके नेक्स्ट ओवर में ही आई थिंक, या उसी ओवर में दोबारा अपील हुई है जी, दोबारा एलबीडब्ल्यू था, और वो उससे भी ज़्यादा प्लम था, लेकिन एम्पायर वहाँ पर मोहतात हो गए। बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब पूरा का पूरा मलबा एम्पायर ने ही डाल दिया, हॉकाई पे ही डाल दिया। भाई जब आप मौजूद हैं तो हमारे होने की हमारी तो हैसियत ही नहीं रही ना। जब वो आउट दे रहे हैं तो वो आप जो ट्रैकर है, बॉल ट्रैकर है, वो उसको लेकर बाहर चला जाता है। तो हाँ, क्लियरली मुझे ऐसा देखने में आया, ऐसा अंदाज़ा हुआ कि जो जो सेकंड डिसीजन था राइट हैंडर का, आरिफ याकूब की बॉल पे आज, तो वो बिल्कुल स्ट्रेटर वन जाकर उनके पैड पे लगा, लेकिन अंपायर वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंपायर ने कहा कि जाने दो, अब हॉकाई को डिसीजन देने दो, क्योंकि जो उनका पिछला डिसीजन था वो जो है वो उसको सही से फॉलो नहीं किया आई थिंक हॉकाई ने आज भी। मैं कहूँगा तो कल की अपॉलॉजी से आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये कंट्रोवर्शियल हो गया है, और पूरी दुनिया में हर प्लेयर, चाहे वो करंट प्लेयर हो चाहे वो एक्स प्लेयर्स हो, सभी इस पर बात कर रहे हैं। इंडियंस ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि यार ये परफेक्शन नहीं है। अगर हमने टेक्नोलॉजी को ही देना है और जिसमें परफेक्शन नहीं है, तो उससे फार बेटर है कि एक ह्यूमन जो अंदर खड़ा हुआ है उससे एरर हो सकता है, वो एरर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ही एररफुल है तो फिर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जो फैंस हैं वो फैंस भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं। कुछ ऐसा तासुर भी आता है कि जहां आप जैसे सेकंड डिसीजन की मैंने बात की, वहाँ उन्होंने आउट नहीं दिया जी। तो ऐसा ना हो जो नेगेटिविटी वहाँ से निकलकर क्राउड में और उनकी टीम के जो सपोर्टर्स है उसमें ये जाती है एक तरह से कि यार ये कहीं कुछ प्लांटेड तो नहीं है कि जानबूझकर आउट नहीं दे रहे। ऐसी कोई टर्मिनोलॉजीज हम तो नहीं चाहते एज पाकिस्तानी के पीएसएल के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि ये जो हॉकाई है, आइदर इसको आप यूज़ करते हैं या तो इसके जो एरर्स आ रहे हैं इसकी टेक्निक को देखना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को कि कहाँ एरर्स आ रहे हैं। अगर ये उसको नहीं ठीक कर सकते तो प्लीज़ फिर ये फैंस को और कॉम को जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है। डिसीजन जो है वो फेयर है, एम्पायरिंग फेयर हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ हो रही होगी, लेकिन अंपायर्स भी अंडर प्रेशर लगे हैं मुझे, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हॉकाई है और कोई और नहीं। ट्रू। क्योंकि देखें जो एक इंटरेस्टिंग कैच इस मैच में भी हुआ, बाउंड्री से बाहर जाके गालिबन मोसे ने वो कैच पकड़ा था, और उसके बाद भी थर्ड एम्पायर ने अपना टाइम लगाया है पूरा, बार बार जूम करके देखा है ताकि किसी किस्म की कोई मोहतात हो गए ना, बिल्कुल अलर्ट हो गए कि यार एक जगह से टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर देखते हैं क्या होता है। खैर इस मैच पे अगर हम वापस आए जो कल हुआ, और ये मैच जो पेशावर ज़ल्मी का था और मुल्तान सुल्तान का, इसमें एक बड़ा अच्छा इजाफा देखा। पेशावर ज़ल्मी ने आरिफ याकूब को इंट्रोड्यूस तो करा दिया, चले मैन ऑफ द मैच नहीं बन पाए, लेकिन पहले ही मैच में पीएसएल में उन्होंने डेब्यू किया, और पीएसएल में डेब्यू करने के बाद 3 विकेटें ले ली हैं। तो गालिबन 3 विकेटें ही ली हैं उन्होंने। 3 विकेटें पहले मैच में, प्रेशर मैच है, सबसे बड़ी टीम, सबसे पावरफुल टीम के अगेंस्ट है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सवाल में ये मेरा ये है, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन कि यार ये कराची वापस आएगा, पूरा पीएसएल का जो हमारा सेटअप है, और यहाँ के तो आरिफ याकूब एक्सपर्ट हैं क्योंकि वो नेशनल टी20 भी खेल चुके हैं, और आपको जाहिर है पता ही है कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी वहाँ थी जो वो पीएसएल के लिए पिक हुए। तो पेशावर ने कहीं कोई नगीना तो नहीं हाथ ले लिया, और कराची
उस नगीने से महरूम रह गया। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही है। जो पिक की है जलमीज ने वो ब्रिलियंट पिक है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये इनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट काम आएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट पीरियड है वो सारा कराची में मैचेस हैं। True. आपने जैसा कहा कि बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। आरिफ याकूब जबकि मुल्तान में 3 आउट कर सकते हैं, तो फिर कराची की पिचेस पे तो वो बेस्ट बॉलर होकर गए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखिए ना, ये टीम्स की मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट्स होती हैं अगर वो राइट पिक्स करती हैं। ना सिर्फ राइट पिक्स करना, बल्कि उनको फिर मैदान में उतारना भी होता है। हम देखते हैं कि पिक्स तो बहुत सारी टीमों ने कर रखी हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह से मौका नहीं दिया हुआ। अभी वो बेंच पे हैं या एक मैच खेलें तो बाहर चले गए। एक तो टू मैनी चेंजिंग्स जो है वो भी उनकी टीम को ऊपर नहीं आने दे रही, जस्ट लाइक कराची कर रही है। हर मैच के बाद चेंजिंग्स नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, आरिफ याकूब जिस तरह से वो इन फॉर्म आए हैं डोमेस्टिक T20 से, फिर वो आई थिंक SPL भी खेले हैं जी। और यहाँ तक कि उनका कौमी टीम के कैंप में भी नाम आ गया था, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और एक तरह से इन फॉर्म है। आज भी उनकी बॉलिंग आप देखें तो उन्होंने दिलेरी से बॉलिंग की है, ऑल्दो कि उनको छक्के लगे हैं, लेकिन उन्होंने उनको आउट भी किया है। थोड़े से अनलकी रहे, वो 5 आउट कर जाते। वो 5 आउट कर जाते और वो अकेले मैन ऑफ द मैच हो जाते। एक वो कैच ड्रॉप मलान का, और एक 2 बल्कि LBW में कहूँगा, 2 में से अगर एक भी मिल जाता तो 5 आउट आसानी से कर जाते, मैच वहीं पर खत्म हो जाता, वो फिनिश हो जाता। बहरहाल लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्पेल था। अगर हम कहें कि जैसे डेब्यू मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे एक चीज़ तंग कर रही है, फील्डिंग नहीं हो रही PSL में। इस दफ़ा वो फील्डिंग नज़र नहीं आ रही जो शायद पिछले PSL में हमने देखी थी बड़े अच्छे तरीके से। 2-3 चीज़ें और है उससे एसोसिएटेड, लेकिन वो बाद में। लेकिन फील्डिंग को क्या हुआ है? कोई कोचिंग नहीं मिल रही सही क्या कोच? क्योंकि काफ़ी टीमों के कोचेस भी चेंज हुए हैं, सपोर्ट स्टाफ भी चेंज हुआ है। क्या हम उसके ऊपर कर सकते हैं कि यार वो शायद उस तरह से सपोर्ट या मोरल बूस्ट नहीं हो रहा, या प्लेयर्स का ही मोरल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अभी इस मैच की पेशावर ज़ल्मी और इसमें मुल्तान सुल्तान में ठीक है, बड़े अच्छे कैचेस भी हुए हैं और बड़े अच्छे, लेकिन ड्रॉप्स भी बहुत हुए हैं, क्योंकि एक कैच आपका T20 में सब कुछ बदल देता है, और वो बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे भी हुए। और इसी तरह पिछले मैचेस में भी लाहौर की भी गलतियां देखी हमने फील्डिंग में अच्छी खासी, और इस मैच में भी अभी एक बाउंड्री जो हम देख रहे थे जब मैच, तो वो हाथ में आई हुई बॉल जो है वो मुंह से नहीं छोड़ दी और वो 4 हो गया और वो मैच पलट सकता था। क्या फील्डिंग में क्या करें? कुछ एडवाइस दें इनको। देखें, जो फील्डिंग है वो एक इंडिविजुअल का पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है। आप कभी भी किसी फील्डर को एक ग्रुप में लाकर उसको कुछ दिनों में, चंद दिनों में इम्प्रूव नहीं करा सकते। वो जैसा माजी से होकर आया है, अब आ गया, अब कंपटीशन में आ गया है, तो अब वो इम्प्रूव करने के उसके चांसेस बहुत लेस होते हैं। आपको चाहिए क्या यहाँ पर? ऐसे फील्डर्स को आप ऐसी जगह पर खड़ा करते हैं कि जहाँ पर उनके पास कम से कम बॉल जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि राइट प्लेस पे राइट फील्डर को प्लेस करना, ये कैप्टन की फिर जिम्मेदारी आ जाती है। चूँकि वो एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है, लेकिन अगर वो फील्डिंग में वो अच्छा फील्डर होगा भी, जस्ट लाइक खुशदिल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो 4 कैचेस छोड़ चुके हैं इस PSL में। तो अब कैप्टन को चाहिए कि यार, जो फील्डर भी इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं ना सर। जी तो अब अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है और या आपको लगता है कि ये वीक फील्डर है, तो उन्हें फिर फ्रंट पे नहीं रखा जाता। जस्ट लाइक वुड ने भी अभी लास्ट में एक चौका छोड़ा, तो वो जिस पोजीशन पे थे वो बड़ी क्रूशियल पोजीशन थी। आई डोंट नो कि वो कितने अच्छे कैचर हैं, लेकिन वो फील्डिंग, उस फील्डिंग से मुझे ऐसा लगा कि वो फील्डर इतने अच्छे नहीं है। ग्राउंड फील्डिंग, वो चौका चला गया, इफ्तिखार ने हिट किया था लास्ट ओवर में। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपनी इम्प्रूव करें फील्डिंग, लेकिन कैप्टन को अंदर देखना चाहिए और सपोर्ट स्टाफ को कि वो एडवाइस करें। कैप्टन बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन साथ में अगर उन्हें लगता है, जैसे नवीन पॉइंट पे थे और वो कैच, उन्होंने एफर्ट तो अच्छी की नवीन ने अपने हिसाब से, लेकिन अगर वहाँ पर नवीन के बजाय, चूँकि वो फास्ट बॉलर हैं, कोई स्पेशलिस्ट पॉइंट के फील्डर होते, तो वो मोहम्मद अली वहीं पर कैच हो जाते, जहाँ पर वो सेकंड लास्ट ओवर में उनको उन्होंने ट्राई किया था। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और प्लेयर्स को जो है वो चाहिए वो इंडिविजुअली अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो फील्डिंग में लगाएं, जिससे उनकी फील्डिंग भी इम्प्रूव होगी तो उनको टीम को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है ना तारिक भाई कि आगे जाते हुए जितने भी मैचेस हैं अभी से बिल्डअप शुरू होगा, प्लस अगर आपने जल्दी फिनिश भी कर दिया फॉर एग्जांपल अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से, तो आपके नेट रन रेट पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। बिकॉज हमने PSLs में देखा है कि 6 टीमें हैं,
तो प्लेऑफ्स तक पहुंचते पहुंचते एक नॉकआउट की सिचुएशन में ना बड़ी परेशानी सी होती है कि अच्छा कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। एक मैच जैसे कि ये मैच था पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, अब चीज़ें चेंज हो गई, अब लाहौर बिल्कुल नीचे चला गया, पेशावर उसके ऊपर आ गया, कराची ने एक मैच जीता हुआ है, कुछ नहीं पता कि कराची कितने मैचेस जीतता है क्या करता है। तो मेरे ख्याल से फील्डिंग पे वाकई जैसे कि आपने भी कहा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फील्डिंग के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कैप्टन्स को भी, जैसे कि आपने कहा, कैप्टन्स को भी अपने सॉक्स पुल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी टीम का मोराल बढ़ाएं और कैप्टन्स नॉक भी खेलें। बाबर आजम ने खेली पेशावर ज़ल्मी के मैच में मुल्तान सुल्तान के साथ। मैं नहीं समझता कि आज की इनिंग जो है वो उनकी अप टू द मार्क थी। स्ट्राइक रेट भी उनका बिलो था, जो उनका अपना स्ट्राइक रेट है एवरेज उससे भी बिलो रहा। और लेग स्पिनर मैं समझता हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिनर खेलते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबर जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। बारहा माजी में भी हमने देखा है, जैसे राशिद खान के अगेंस्ट भी वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे, आउट भी हुए उनसे। और दूसरी चीज़, जब आप कंफर्टेबल नहीं होते तो आप मिस्टेक करते हैं। तो बाबर ने आज मिस्टेक क्या की है? मिस्टेक उन्होंने ये की है कि जो उनका शॉट नहीं है, या इस पिच पर, आज के पिच पर, इस मैच के पिच पर वो शॉट आसान नहीं था, वो शॉट खेल गए वो। इट मीन्स वो अंडर प्रेशर थे, यानी वो स्लॉक स्वीप मार गए और बॉल की लाइन में भी नहीं थे। उनका जो जो फुट है वो मिडिल लेग के बाहर पड़ा हुआ था और पूरा गैप था, स्टम्प्स जो है वो नज़र आ रही थी। अगर स्लॉक स्वीप मारना है तो आपको एटलीस्ट बॉल की लाइन में जाना था और करीब हो जाते आप तो कहीं हो सकता था कि बल्ले पे लग जाती, लेकिन वो गए हैं छक्का मारने। इससे बेटर ऑप्शन उनके पास ये था कि वो डाउन द विकेट जाकर सामने छक्का मारते, जो कि बाबर का स्टाइल भी है, जो बाबर को सूट भी करता है। True. अब वो गए हैं अपने स्टाइल से हटकर, इट मीन्स वो अपने स्ट्राइक रेट और उससे ज़रूर डिस्टर्ब होंगे। लेकिन उस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि इस शॉट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अगर बाबर एंकर करते इनिंग को और वो अपने साथ जितने भी प्लेयर्स हम देखते चले आए इनके बाद, जितने भी प्लेयर्स आए उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो टिक नहीं सके क्रीज पे। और उस वक्त हसीब तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। हसीबुल्ला ने 37 रन जो है ना बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। उसके बाद आप देखें हारिस थे, फिर उसके बाद आप देखें आसिफ अली थे, लेकिन वो सब इसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, क्योंकि बाबर जैसे आउट हुए तो उसके बाद हसीब के अलावा कोई भी ऐसे रुक के रन नहीं कर सका। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि बाबर, आप डिस्कस कर रहे हैं आप और हम, तो बाबर को अपनी इस वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। और जो लेग स्पिनर्स हैं दूसरी टीमों के पास अगर हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, तो वो ज़रूर अप्लाई करें बाबर के ऊपर। और अगर बाबर, एक और बात, अगर बाबर जो है वो एंकर करना चाहते हैं अपनी टीम को, तो एक ऑप्शन और भी है कि इनके पास ओपनिंग में भेजने के लिए और भी ऑप्शन मौजूद हैं। वो हारिस से भी ओपन करा सकते हैं, वो किसी और पावर हाउस किसी भी बैट्समैन से वो करा सकते। खुद जो है वो वन डाउन पोजीशन पर अगर आ जाते हैं तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो, अगर जो आज का स्ट्राइक रेट है रन बॉल या इससे थोड़ा सा ऊपर 120 130 का अगर स्ट्राइक रेट वो रखते हैं तो वो भी सूट कर जाएगा ज़ल्मीज़ को, क्योंकि उनकी सराउंडिंग में जो है वो तेज स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स जो हैं वो उनको अब खिला सकेंगे। और वो खुद कैप्टन भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ आज का एनालिसिस है मेरा, बाबर के अगेंस्ट भी और बाबर के लिए भी, ये दोनों के लिए है। तो देखिए इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दैट आई लाइक अबाउट यू। एंकर करें और दूसरों को साथ में खिलाएं और दूसरों के लिए सपोर्ट बने और खुद भी अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें, बहुत बहुत बेहतरीन बात है ये। साथ ही साथ आज इंटरेस्टिंगली देखा, खैर उतना ज़्यादा उस पर कॉमेंट शायद ना हम करें, लेकिन रिजवान आज कुछ अनलकी रहे, जो एंकर पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान के लिए थे और हर मैच में रहे हैं एंकर करते हैं वो, लेकिन इस दफ़ा नहीं कर पाए, 3 बॉल्स पे आउट हो गए, कोई स्कोर उनका हुआ ही नहीं और कॉट बिहाइंड हो गए। मेरे ख्याल से वो अनलकी रहे कुछ। जी, फेलियर तो आता है, वो आता है, और इस तरह के प्लेयर जो है वो कम ही फ्लॉप होते हैं। तो अर्ली मैचेस में आ रहा है तो इससे कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने एंड में जो मिस्टेक्स की हैं, ये मैच जीत जाते हैं मुल्तान जी। जहाँ पर आप देखें उसामा 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के, अब आपको ज़रूरत क्या है कि तीसरा छक्का मारे। अब देखिए ना, यहाँ इनएक्सपीरियंस कहें या यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, क्या कहें, सामने जो है वो एक टॉप क्लास फिनिशर मौजूद है। इफ्तिखार की फॉर्म में, तो या तो ऐसा तो नहीं है कि इफ्तिखार उन्हें कुछ नहीं कह रहे होंगे, डेफिनेटली कह रहे होंगे कि यार आपने 2 छक्के मार दिए, आप ज़रा मोहतात हो जाओ। तो लेकिन वहाँ उनका विकेट गंवा देना, फिर आफरीदी आए हैं वहाँ पर, अब्बास, उन्होंने भी
स्ट्राइक रेट अपने हाथ में रखा, चौके छक्के लगाने चले गए, थोड़े रन्स भी कर गए, लेकिन वो फिर आउट हो गए, तो फिर अंडर प्रेशर आ गए, अकेले रह गए। इफ्तिखार हम देख रहे हैं कि वो बाद में इनके जाकर जो है ना वो पहला बॉल खेल रहे हैं, ऐसा उन्हें स्ट्राइक ही नहीं दिया। और एक आध जगह पर ऐसा भी था कि फिर उसके बाद इफ्तिखार भी स्ट्राइक ले सकते थे जहां उन्होंने सिंगल लिया, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा टफ सिचुएशन, कम्युनिकेशन गैप है, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस जो है वो उस पर ज़रूर मैं समझता हूँ कि आज बात होगी इनके डग आउट में, या इनकी मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर बिठा के दिखाएगी कि देखिए मैच तो हमारे हाथ में आ गया था, 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के आपने विकेट दे दी। अब बास आप सिंगल कर लेते तो 2 ओवर में जो है ना वो 24 रन थे, 23 रन थे, अब लास्ट ओवर में हमें 22 रन बनाने पड़े, वही बॉलर जो है मैन ऑफ द मैच भी हो गए। तो वो सेकंड लास्ट ओवर जो था वो बहुत क्रूशल था। तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी से खेले, इनएक्सपीरियंस की वजह से ये मुल्तान सुल्तान ये मैच हार गया आज का। आई थिंक एज अ लेमैन, not in cricket terminology and obviously not as an expert because you are the expert, मैं लेमैन की तरह देख के कहूँगा शहर मुल्तान सुल्तान की टीम ऐसी है, प्रेशर में आ रही है ना तो वो घबरा रही है। टॉप टीम ज़रूर है, लेकिन आज का मैच प्रेशर था, ज़रा सा प्रेशर क्रिएट हुआ, रिजवान गए, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आई, क्योंकि आज हमने दोनों टीम्स में एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वेव्स देखी हैं। पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग का फैसला बड़ा ब्रेव था टॉस जीतकर, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली एक इनिंग्स बिल्ड हो रही है, फिर वो पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, फिर उसके बाद दोबारा से बिल्ड हो रही है, फिर ब्रेक हो रही है, कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है। हाईएस्ट स्कोर 37 रन्स का है, सिर्फ 37 रन्स का हाईएस्ट स्कोर है एक 179 के बड़े स्कोर के अंदर। सो वही वाली बात है, बॉलिंग अगर जरा सी भी फेलियर होती पेशावर ज़ल्मी की तो ये मैच निकल जाता और मुल्तान सुल्तान अगेन जीत जाते इस मैच को। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के लिए तो अपनी एडवाइसेस वो मैं आपसे ज़रूर लूँगा, लेकिन मुल्तान सुल्तान घबरा रही है, प्रेशर में आके घबरा रही है, वो रिटेन नहीं कर पा रहे अपने बैटिंग ऑर्डर को। क्या ऐसा आपको भी लगता है? हाँ देखिए, आज की उनकी जो गेम प्लान था, जो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर्स को जो शफल किया वो बहुत ही ब्रिलियंट था। आप देखेंगे कि मिलान को उन्होंने डाउन द ऑर्डर किया है, 1-2 नंबर नीचे किया है, जिससे मिलान जिस तरह की इनिंग खेलें, अगर वो 2 ओवर और खेल जाते तो आई थिंक वो मैच को सीधा करके चले जाते। उन्होंने 200 अबव उनका स्ट्राइक रेट था, और प्लानिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि आरिफ याकूब खेल रहे थे, आरिफ याकूब पर रन्स करने थे, वो उन्होंने रन्स बनाए भी बिल्कुल, और लकी भी रहे खैर अपनी जगह। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 52 रन्स। हाँ, जो नीचे के जो लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स आए हैं, खासतौर पर ये जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स होते हैं, हमारे यहाँ तो 2 छक्के कोई मार ले तो वो ऑलराउंडर हो जाता है ना, तो उनको जो है ना थोड़े से सेंसिबल होने की ज़रूरत है इन फ्यूचर फॉर द टीम, फॉर देमसेल्फ एज वेल, के प्रोफेशनल हैं, ट्रू प्रोफेशनल का काम ये। अब कल की इनिंग देख लें मोहम्मद आमिर की, कितनी ब्रिलियंट थी, तकरीबन सेम सिचुएशन थी, वो फिनिश करके गए, उन्होंने नीचे से चौके मारे और मैच को फिनिश कर गए। और आज आप 2 छक्के मारने के बाद आप विकेट दे देते हैं, और उसके बाद अब्बास बहुत अच्छे 2-3 चौके मारे उन्होंने, उसके बाद अब विकेट दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर आप बिल्कुल सही जज कर रहे हैं कि अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर तो होंगे क्योंकि वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। वहाँ पर मैं कहूँगा कि मिलान के साथ जो राइट हैंडर खेल रहे थे जी, वहाँ उनकी इनिंग जो है, उनका स्ट्राइक रेट, हेंड्रिक्स की उनका स्ट्राइक रेट जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक नुकसानदेह साबित हुआ है आज मुल्तान सुल्तान के लिए। अगर उनका स्ट्राइक रेट 130 भी होता, 130 और 35, तो मैं समझता हूँ कि ये 10-12 रन का डिफरेंस जो है ना, वो आखिरी ओवर में आपको 22 की बजाय 10 रन चाहिए होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको पहले ही से देखना चाहिए, प्लानिंग में शामिल होना चाहिए कि यार हम टिल दी एंड जाएंगे तो हमें कितना रन चाहिए होगा, बॉलर्स कौन से बचेंगे, किस बॉलर को हम रन्स कर जाएंगे, कौन सा बॉलर अब है, इसको ओवर हमने कैसे निकालना है। तो ये मैं समझता हूँ जो यंगस्टर्स हैं उनको तो खेल खेल कर ही आएगा, लेकिन जिस तरह के पुराने प्लेयर्स हो गए, मैं पुरानों से मुराद है जैसे आसिफ अली है, उनको परफॉर्म करना चाहिए था आज। उनकी आइडियल सिचुएशन थी, 5-6 ओवर्स बाकी थे और वो अंदर थे, तो वो भी नहीं कर सके। 150 छक्के, हाँ 150 छक्के जो सो वो गए कहाँ? देखिए अब मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगा। हाँ देखिए, हाँ उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि पैगाम तो दिया है कौम को कि उसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए, लेकिन चूँकि 150 नहीं चाहिए, आपके 3-4 छक्के ही चाहिए। आप जिस टीम में भी खेलते हैं, देखिए आपके 4 छक्कों ने पाकिस्तान को भी जिताया एक हारा हुआ मैच, और अगर
किसी भी टीम के लिए आप 4 छक्के भी मार देते हैं, जिस सिचुएशन में आप आते हैं वो 4 भी बहुत है, इनफ है। लेकिन इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको अपनी पोजीशन को मुस्तहकम और कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको, जस्ट लाइक इफ्तिखार अहमद। आप देखिए वो कंसिस्टेंट है, आज भी उन्होंने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, एक ओवर में 22 रन वो कर गए थे। पिछला मैच उन्होंने सिंगल हैंडेडली लाहौर के अगेंस्ट जिताया, इन दी एंड फिनिश किया। तो हम आसिफ अली से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मोहम्मद हारिस से भी, कि वो प्लीज़ अपनी रिकग्निशन को देखें कि उन्हें हम किस तरह से रेट करते हैं। पीसीबी या आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो आपको देखना चाहती है उस लेवल पे कि आप परफॉर्म करें, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी टीम्स के लिए, चाहे वो पीएसएल हो चाहे वो पाकिस्तान टीम हो। हमारा दिल इसीलिए टूटता है क्योंकि फिर यही लोग हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में, नेशनल टीम में नजर आते हैं और वहां पे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, तो फिर उसके बाद तो पानी सर से गुजर गया ना। Exactly. अगर वही चीजें रहेंगी, या फिर आप परफॉर्मर्स को चांस दें, जो कि मुझे मेरे अगले सवाल की तरफ ला रहा है कराची किंग्स के ऊपर। सवाल शायद थोड़ा सा वियर्ड लगे, लेकिन सवाल बनता है। अभी भी कराची किंग्स की टीम वही चीज कर रही है जो हर पीएसएल के सीजन में, एटलीस्ट मैंने एज ए लेमैन ऑब्जर्व किया है, कि जो इमर्जिंग टैलेंट उनका है उसको चांस नहीं मिलता। जो बड़े नाम हैं टीम में वो इन मैचेस में, सारे राउंड मैचेस में खेलते रहते हैं, फिर उसके बाद जब कहानी अटक जाती है और अब एक मैच जी डिसाइडर है कि आप प्लेऑफ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ले आओ सारे नए प्लेयर्स, जिम्मेदारी डाल दो कि यार ये नए बच्चे परफॉर्म कर लें, और वहां से जजमेंट हो जाए। नुकसान नहीं है, कराची किंग्स में कोई नया प्लेयर अगले साल आना भी चाहेगा, इमर्जिंग टैलेंट तो कहीं और जाना चाहेगा, यार मौका ही नहीं मिलना राउंड मैचेस में, पता ही नहीं चलना कि हो क्या रहा है, एकदम से बो जाना है। देखें, काश ऐसा हो कि प्लेयर्स की जो है वो ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है ड्राफ्टिंग का, वहाँ तो प्लेयर्स को वो पिक करते हैं ना, बिल्कुल उनकी मर्जी के बरखिलाफ, और होना तो यही चाहिए। आई थिंक कि ये जो ड्राफ्ट सिस्टम है इसको अब चेंज होना चाहिए। अभी जो लास्ट लीग हुई है हमने सुना है कि वहाँ पर इस तरह से हुई है कि उन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं प्लेयर्स के साथ, टीम्स ने, फ्रेंचाइजीज ने, ऐसा ही। तो ये भी एक अच्छा चेंज होगा पीएसएल में भी अगर ऐसा हो जाए, तो आई होप सो कि फिर इस तरह से जो है ना वो प्लेयर्स के साथ शायद इस तरह का रवैया ना हो, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे हम साद बेग की बात कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन और पाकिस्तान में डोमेस्टिक में टॉपर बैटिंग में और विकेट कीपर बैटर और अपकमिंग यंगस्टर, बिल्कुल पीएसएल है तो ऐसे प्लेयर्स को बाहर नहीं बैठना चाहिए, और ये उनका टाइम है क्योंकि वो इसी सीज़न में टॉप करके आए हैं, इसी सीज़न में वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स को आपको कंटिन्यू मौका देना चाहिए, और एक मैच के बाद जिसे कहते हैं ना टू अर्ली, एकदम से टू मैनी चेंजिंग्स, तो ज़रूर फिर ऐसी टीमें जो हैं वो टूर्नामेंट में आगे जाके प्रोग्रेस नहीं करती हैं, वो फिर रह जाती हैं। तो आपकी बात ठीक है, फिर कहते हैं कि चलें यार ये बच्चे रह गए, इन दी एंड वो तरस खा के उनको मौका मिलता है, तो ना वो परफॉर्मेंस करने के होते हैं, ना उस परफॉर्मेंस से उनको फ़ायदा होता है, ना टीम को होता है, ना वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो पहले दूसरे मैच से इन है और कॉन्फिडेंस है उनको पीछे से बैक से कि आप खेलिए, ये आपका टूर्नामेंट है, तो मैं समझता हूँ कि वो प्लेयर ही निकल कर आएगी जो उनके अंदर होती है। तो वो निकालने में वो सपोर्ट चाहिए होती है उस फ्रेंचाइज की, उस सपोर्ट स्टाफ की, या उस बड़े नाम की कि जो उस वक्त उनके डगआउट को शेयर कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, कराची किंग्स हो या कोई सी भी टीम हो, तो वहाँ पर उनको यंगस्टर्स को यही सपोर्ट चाहिए होती है, एक मॉरली, और दूसरा उनको लीडरशिप और ऑनरशिप चाहिए होता है कि उन्हें महसूस हो कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन जब इस तरह से होगा कि वो एक मैच में अगर 19-20 हो तो आप ड्रॉप हो गए, तो आप देखें कि मोराल कहाँ जाएगा, कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, जीरो। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी यंगस्टर हो, अव्वल तो उसे जब खेलना है तो उन्हें कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 मैचेस आप कहें कि आपके हैं, आप भले फेलियर हो आप खेलेंगे, तो फिर आप देखिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि नहीं। तो ऐसा होना चाहिए, आई होप कि ऐसा हो। खैर ये हमारी ख्वाहिश है, कौम की भी है। मेरे ख्याल से आरिफ याकूब को भी अगर कराची किंग्स ने ही पिक कर लिया होता तो शायद आज वो भी बेंच पे ही बैठे हुए होते। सॉरी फॉर बीइंग हार्श, लेकिन ये रियलिटी है, जिस रियलिटी को चेंज होना चाहिए। कराची किंग्स तक आई होप हमारा ये पैगाम जरूर पहुंचे हमारे प्लेटफॉर्म से कि जी इमर्जिंग टैलेंट के लिए पीएसएल है और इमर्जिंग टैलेंट को मौका दीजिए ताकि उनको भी पॉलिश होने का चांस मिले। खैर, अब लाहौर कलंदर्स को विनिंग स्ट्रीक शुरू करनी है, कराची किंग्स को विनिंग स्ट्रीक आगे लेके चलनी है पेशावर ज़ल्मी को हराने के बाद। क्या क्या देख रहे हैं तारिक भाई? बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स जो है मैं समझता हूँ कि वो बाय मिस्टेक हारे चले जा रही हैं और डिसीजन मेकिंग में वहाँ प्रॉब्लम है।
जिसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, न सिर्फ कैप्टन। और अगर उन्होंने अपनी गलती को न सुधारा तो वो अगले मैच में भी जो है वो डेंजर में आ सकते हैं, क्योंकि कराची किंग्स हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स में बहुत ज़्यादा लूप्स हैं। हम देख रहे हैं कि अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन एक विनिंग जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो जो पिछला मैच जीत कर आगे आए हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा अगेंस्ट वो जो 3 मैच हारी हुई टीम है उनके अगेंस्ट। और वो ज़रूर अंडर प्रेशर होंगे कि हम 3 मैच हारे हुए हैं। अगर उन्होंने इनके अगेंस्ट कोई अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो कल मुश्किल हो जाएगी लाहौर कलंदर्स के लिए अगले मैच में। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो स्टिल फेवरेट है उस गेम में, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की जो खिदमात हैं ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, जिस तरह से वो जो लेकर आते हैं, चांसेस देते हैं नए प्लेयर्स को, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको मौके देते हैं, तो ये चीज़ उनकी अगेंस्ट बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। जब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कराची के बिल्कुल ऑपोजिट और पॉजिटिव वे में उनके हक में पॉजिटिविटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है अगेंस्ट कराची। ऑल्दो कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कराची किंग्स का बहुत अच्छा है, लेकिन वो माजी का है। पिछले 2 साल से लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इस साल भी वो कुछ डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक्स कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनको एक मैच चाहिए और हो सकता है अगला मैच वही हो। तो ये जो पीपल फेवरेट है लाहौर कलंदर्स, आप कह रहे हैं पीपल्स फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट है? ये मेरी भी फेवरेट है। ओके, अगले मैच के लिए वैसे तो मेरी फेवरेट क्वेटा है। ओके, ऑलराइट, तो आपके ऑल बेट्स ऑन क्वेटा इस दफा? यस, ट्रॉफी के लिए क्वेटा को ट्रॉफी के लिए मैं उसे फेवरेट समझ, यानी इसका मतलब आपके हिसाब से सबसे बैलेंस टीम इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है। अगला मैच है वो है कद्दाफी स्टेडियम में, तो पूरी की पूरी सपोर्ट वैसे मुझे तो लग रहा है लाहौर को मिल रही होगी। अफसोस मुझे इस बात का होता है, ये बात शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आरिफ याकूब को पेशावर ज़ल्मी ले गए, क्योंकि बीइंग अ कराचीआइट मेरी थोड़ी सपोर्ट ज़्यादा कराची किंग्स की तरफ होती है कि यार इस टीम को मैं चाहता हूँ, और इस टीम को मुझे लगता है कि उस तरीके से उस टीम ने खेला नहीं है अभी तक खुल के पोटेंशियल के साथ। मे बी कोई मैनेजमेंट डिसीजंस हैं कि यार प्लेयर्स वही वाले सामने आ रहे हैं जो खेले ही चले जा रहे हैं, मुसलसल कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। इमाद वसीम को भी लूज़ किया, आमिर को भी इस दफ़ा लूज़ किया उन्होंने। कैन बी गुड डिसीजंस, लेकिन उसकी वजह से अब ये देखें ना, एक और प्लेयर इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले लिए, लीग्स की तरफ ही वो चल रहे हैं, बट मुझे से लग रहे हैं नए प्लेटफॉर्म पे हैं इस वजह से, या कोई और बात है, कुछ तंग कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं शायद। देखिए अब हकीकत क्या हो सकती है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन बज़ाहिर जो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल उस तरह से अभी जेल नहीं हो पाए हैं आई थिंक, और उस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाई है। उनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग बैटिंग दोनों में बहुत ज़्यादा वो बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं, टॉप 10 में बहुत अरसा रहे हैं, टीम से बाहर होने के बावजूद आईसीसी के ऑलराउंडर्स में जो है वो रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत हैं और वो एक ग्रेट परफॉर्मर है, मैच विनर है। और मैं समझता हूँ कि प्लेयर को जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो वो उस तरह से आगे नहीं आ सकते। और इसको समवेयर ऑपोजिट देख लें, अदर वे अराउंड अगर देखें तो कॉन्फिडेंस उनका ऐसा होता है कि वो उनसे परफॉर्म करवा देता है। तो वो हो सकता है मे बी कि वो अभी पूरी तरह से जेल ना हो पाए हों अपनी टीम में, और परफॉर्मेंस उनको बॉलिंग में रन भी पड़ गए हैं पिछले गेम में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर जो हमने खोया है लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में, वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए। तो कराची किंग्स की आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल बहुत कम ऐसे देखने में आया कि उन्होंने कराची के प्लेयर्स को टीम में रखा हो। कराची नाम कराची ज़रूर है, लेकिन कराची के प्लेयर्स हमें बहुत कम नज़र आते हैं। वो एक आध ही होता है, वो भी नहीं खेल रहा होता। तो अब आप देखें कि अगले मैच में कितने प्लेयर्स खेलते हैं कराची के। और आपने कहा कि लाहौर में मैच है, लाहौर का होम ग्राउंड है, क्राउड का प्रेशर, फिर वो कंडीशंस को समझे हुए हैं, पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उन्होंने मैचेस में वो नहीं दोहराएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये एक टफ मैच होगा कराची के लिए। आई थिंक लाहौर जो है वो फेवरेट्स है कल अगले मैच में। अच्छा तारिक भाई, दुनिया भर की लीग्स देखते हैं, स्पेशली शायद ज़्यादा नज़र चाहते ना चाहते हुए आईपीएल पे जाती है। पड़ोसी मुल्क है हमारा, कुछ रिलेशनशिप भी लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप चलता रहता है। वी वोंट गो टू दैट साइड ऑफ द थिंग्स, बट इफ वी सी आईपीएल 10 टीमें एंड वी कम टू पीएसएल
6 टीमें, प्लेऑफ्स जो है वो प्लेऑफ्स तक पहुंचते पहुंचते मुझे उतनी एंगेजमेंट एक्साइटिंग नज़र नहीं आती, एक्साइटमेंट कि क्या करें, क्या टीम्स नहीं बढ़ सकती, क्या कोई रोक टोक है, कुछ समझिए सियालकोट है, रीजन्स हैं, बहुत बड़े बड़े रीजन है, फैसलाबाद रीजन है, हैदराबाद रीजन है, इनकी भी टीम्स है। प्लीज़ इसका थोड़ा बताएं, कुछ आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? आप देखिए, माजी में कई सालों तक 5 टीम्स खेलती रहीं और बहुत लोग बात करते थे कि यार टीम्स क्यों नहीं बढ़ा रहे, टीम्स क्यों नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो एंड में जाके हमें पता चला कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं तमाम फ्रेंचाइजीज़ के कि इतने साल तक फिर हम, चूँकि वो एक टफ सिचुएशन में, मुश्किल हालात में पीएसएल को स्टार्ट कराया गया जी, जहाँ पर उन्होंने आई थिंक सेक्रीफाइसेस किए हैं फ्रेंचाइजीज ने, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक। तो वहाँ वहाँ जहाँ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वहाँ पर उन्होंने फिर एग्रीमेंट्स भी किए हैं कि ठीक है, आज अगर हमें उस तरह का प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ से आउटकम बहुत अच्छा नहीं आता फ्रेंचाइजीज को, तो हम पेशेंस रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स या 6 ईयर्स जो है ना, फिर यही फ्रेंचाइजीज रहेंगी, फिर जब इसका आउटकम आता है तो फिर हमें जो है वो कंपलसेट हो जाएगा। उसके बाद जाकर फिर छठी टीम एंटर हुई है, मुल्तान सुल्तान। लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, 6 टीम्स में से 4 ने जाना होता है, तो वहाँ पर जो है वो उस तरह का देखने को नहीं आता कंपटीशन, जहाँ पर कम से कम अगर 8 टीम्स भी हो जाएंगी तो कुछ टीम्स बढ़ जाएंगी, कुछ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे, तो फिर जो है वो दौड़ में, अभी पीएसएल में होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, 3 मैचेस हुए नहीं और डिसाइडर हो जाता है कि जी ये 4 टीमें हैं, ये प्लेऑफ में जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए पीएसएल के टिल द लास्ट मैच वो डिसाइडर हो रहा हो कि आज का जो विनर है वो जाएगा प्लेऑफ में। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ भी है कुछ मैचेस में माजी में, लेकिन टीम्स बढ़नी चाहिए। देखिए, इससे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में क्रिकेट होती है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा जाकर क्रिकेट खेलते हैं, दीवाने हैं क्रिकेट के, और जो अपकमिंग है, जो लॉट आ रही है, वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स आ रहे हैं पूरे मुल्क से, वो पहाड़ों से भी आ रहे हैं। आप यकीन कीजिए, ऐसे ऐसी जगह से प्लेयर्स आ रहे हैं जहाँ ना ग्राउंड है, ना अकेडमीज़ हैं, ग्राउंड तक नहीं है, जो कि पीएसएल में भी मौजूद है। अपर दीर में कहूँगा, अपर दीर का इलाका जहाँ पर बर्फ़ रहती है, वहाँ के प्लेयर्स वहाँ से अपर दीर से नीचे उतरते हैं, वहाँ जाकर कहीं किसी जगह प्रैक्टिस कर ली या पहाड़ पे शुरू हो जाते हैं, और तो वो फॉलो करते हैं पीएसएल को, दीवाने हैं क्रिकेट के, कुछ बनना, कुछ करना चाहते हैं, तो उनका जोश और उनका जज्बा जो है उन्हें वो फिर शहरों में ले आता है। कोई पेशावर चला जाता है, कहीं लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। नसीम शाह और इनकी जो फैमिली है, ये लोअर दीर के हैं, हाँ, और इन्होंने जो है ना वो पास में सारी प्रैक्टिस, सारी ट्रेनिंग लाहौर में की है, लाहौर में की है। इसी तरह कराची आ जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स, तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं प्लेयर्स, तो टीम्स को, नंबर ऑफ टीम्स को जो है ना वो बढ़ना चाहिए पीएसएल में भी। और मैं तो समझता हूँ नेक्स्ट ईयर से, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है अब इन 6 टीमों का, तो पहले तो उसे देखना चाहिए, एग्रीमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2 टीम्स ये नेक्स्ट ईयर से अगर बढ़ा दें, जैसा कि सियालकोट कितना बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट का, सबसे ज़्यादा चैंपियन रहा है। एक तो ये अनबिलीवेबल है कि वो उसके नाम की टीम ही नहीं है अब तक, इतने सालों से पीएसएल हो रहा है। दूसरा फैसलाबाद को ये इन कर सकते हैं, ये 2 बड़े नाम हैं, तो देखना चाहिए। वी होप एंड वी विश फॉर दैट कि अगले साल से हमें मिले, लेकिन उसकी एक फ्लिप साइड ये भी है कि यार अभी कुछ टीमें ऐसी हैं जो एग्जिस्टिंग इमर्जिंग प्लेयर्स को नहीं यूज कर पा रही हैं या उस तरह से टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है इन टीम्स के आने की वजह से उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़े कि नहीं यार, अच्छे प्लेयर्स को और चांस दो और मौका दो और उनको सक्सेसफुल बनाओ। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे हाईलाइट करना चाहूँगा, तो सोच रहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि ये ज़रूर होना चाहिए, और इस प्रोग्राम में भी हमारे व्यूअर्स को भी इससे कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी। लेट्स पिक वन टीम एंड गिव देम सम एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, पिक ऑफ टुडे वुड बी लाहौर कलंदर्स। एक एडवाइस जो आप देना चाहें। सिंपल, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करें, ओके, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलें, ना ये कि स्ट्रेंथ पर बोझ डाल दें जो कि इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। पहले बॉलिंग में जाएं, जो भी टारगेट होगा वो, लाहौर में कंडीशंस ऐसी हैं कि आई थिंक थोड़ी वेट कंडीशंस होंगी शाम के टाइम, और पिच जो है बहुत ट्रू है, तो चेस आसान होगा। फर्स्ट बॉलिंग में आपके बॉलर्स को हौसला होगा कि यार मैच हम पे नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। तो ये एडवाइस है मेरी लाहौर कलंदर्स। वेरी गुड एडवाइस, और इसी एडवाइस पे और इसी हाई नोट के साथ हम एंड करेंगे हमारी ये एपिसोड, और अगली एपिसोड में हम होंगे आपके साथ दोबारा।
लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स के मैच का पोस्टमार्टम करने, एनालिसिस करने। ये है बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL ओनली ऑन हम न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू राइट आफ्टर। अल्लाह हाफिज।